नेताजी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेताओं से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, आपसे पूछ लेते हैं, कितनी साल के हो गए? उम्र ओरेज नहीं तो 62 साल के हो गए हैं हाँ हाँ। और कागजों में 56 साल के। गांव से आज जो उदाराम है, ये सफर कैसे तय हुआ? देखिए, ये सफर की तो बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मेरा सफर एक गरीब अनुसूचित जाति के मेघवाल जाति से जन्म हुआ और मेरी करीबन 6 साल की उम्र थी तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और मैं मेरे परिवार में और मेरे पिता की सबसे छोटी संतान था। और उसके बाद में गरीबी देखी, भूखमरी देखी और बंधुआ मजदूर रह कर के काम किया। और उसके बाद में मैंने स्कूल जाना शुरू किया, जो हमारे बालेबाव में राजकीय प्राथमिक पाठशाला बालेबा में हुआ करती थी, वहां तक 5वीं की पढ़ाई की। और 5वीं की पढ़ाई करने के बाद में 6ठी में जब आया तब मेरे पास 15 रुपये फीस के नहीं थे 6ठी की, इसलिए मुझे स्कूल छोड़नी पड़ी। और उसके बाद में मैं मजदूरी करने लगा, बंधुआ मजदूर रहा। उसके बाद में गलेचा का काम सीखा, मोजड़ी बनाना सीखा, भजन गाना सीखा और मजदूरी तो खेती तो की ही की। उसके बाद में मैं बाड़मेर में स्वर्गीय मगराज जी पद्मश्री के आशीर्वाद से यहाँ मैंने ये बाड़मेर स्क्रीन प्रिंट की जो काम सीखा। उसके बाद में जैतपुर गया, जैतपुर में मैंने साड़ी का काम किया और मास्टर बना। और उसके बाद में मेरे जो साथी थे पटवारी मुकुंदाराम जी पटवारी, रूपाश्रिया भियाड़ और उदाराम जी बालवा, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने मुझे सीधे 10वीं की परीक्षा दिलाई 1987-88 में। और मैं स्वयं पाठी एक स्टूडेंट रहते हुए, शादीशुदा होते हुए, मैंने 10वीं की परीक्षा 12 साल के गैप में स्वयं पाठी बन करके पास की। और उसके बाद में इनके सहयोग से लगातार मैं जुड़ा इस शिक्षा से। मैंने 5वीं छोड़ने के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर में सीधा एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में। उसके बीच में मैंने सारी स्वयं पाठी के रूप में रहा, यानी मुझे कोई उसके बीच का ज्ञान नहीं रहा कि 8वीं 10वीं 11वीं कैसे की जाती है। इस तरीके से मेरा शिक्षा से वापिस नया जन्म हुआ इन 2 मैंने जो नाम बताए उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से। और फिर मैं 1982 बोराणु में स्वर्गीय डॉक्टर मानंद जी शर्मा के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन, उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करवाई। और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके राजनीति में आया और वहां से होते हुए सामाजिक कार्य किए। कई मेरे जैसे साथी रहे, लक्ष्मण बडेरा, भूराराम भील, श्रवण चंदेल सहित समाज के कई मार्गदर्शक, और गंगाराम जी चौधरी साहब का भी मुझे बड़ा आशीर्वाद और सम्मान रहा। इस तरीके से मेरा संघर्ष शुरू हुआ और कई आंदोलन किए जिसको गिनाने की जरूरत नहीं है। और आज उदाराम एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से चुनाव भी लड़े, प्रधान भी रहा, जिला परिषद सदस्य, 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष और एमएलए का भी चुनाव लड़ा। आज सामान्य सीट से कितने वोट आए नहीं आए, लेकिन हमारे किसान नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल का भी मुझे बड़ा साथ रहा और उनके मार्गदर्शन में मैंने उनकी पार्टी से भी चुनाव लड़ा सामान्य सीट से। सब कुछ अच्छा ही रहा। और विशेष करके अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के जाट समाज और उसके बाद में फतेह खान जी के साथ में आने से, उससे पहले भी मेरे को प्रधान बनने में स्वर्गीय कर्नल साहब का, लाल जी का और आदरणीय अमीन साहब का भी मुझे अच्छा सहयोग रहा, जिसकी वजह से मैं कांग्रेस पार्टी से प्रधान बना। और उसके बाद में मैंने आरएलपी से भी चुनाव लड़ा। तो जिस किसी के साथ रहा मेरे मधुर संबंध रहे। मैंने हमेशा सर्वोपरि जिसको समझा वो भारत का संविधान को, ग्रंथ को मान करके अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीसी माइनॉरिटी के भाइयों का सहयोग लेकर के, यूं तो मेरे सामान्य वर्ग से भी अच्छे 36 कौम के कई अच्छे सामान्य लोगों का साथ रहा है,
और उनसे आज भी भाईचारे का माहौल है और मेरा उनसे संपर्क है। तो इस तरीके से आज उदाराम मेघवाल आपके सामने एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से है। आपने तीनों पार्टियों का जिक्र किया, पहले भाजपा में आए डॉक्टर महानंद शर्मा के माध्यम से कांग्रेस के प्रधान रहे, आरएलपी से आपने विधायक का चुनाव लड़ा शिव से, वो भी सामान्य सीट से, अच्छी लीडिंग की, अच्छी वोटिंग आप कह सकते हो। आपका बड़ा क्रेज है और सभी लोगों के अंदर है। ये संघर्ष की वजह से है या बात के धनी है उदाराम, जिनके साथ रहते हैं पक्के रहते हैं? देखो, आप रिमान कोई डाकण को नहीं कह, मैं कैसा हूं कैसा नहीं हूं, इस बात का सर्टिफिकेट मैं मेरे अपने मुंह से नहीं दे सकता। ये तो सामान्य जो लोग हैं यहाँ के और जो है उनकी नजरों में क्या हूं, उनका सर्टिफिकेट मेरे लिए मायने रखता है। अब चुनाव लड़ने का मन है आगे? ये कह नहीं सकता। कुछ लोग ये टारगेट करते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना है। वक्त की बात है। एक बार मैं चुनाव लड़ना, बाड़मेर से हमने मांग की थी कि भाई बाड़मेर से मुझे चुनाव लड़ना है या मेरे वर्ग के एससी एसटी के किसी बंदे को टिकट सामान्य सीट से मिलनी चाहिए। लेकिन सामान्य अमीन साहब के पास हम गए, इस बात को लेकर उन्होंने अपना आपा खो दिया और उस बात पे उन्होंने जो जिक्र किया कि भाई आपको जैसलमेर से भी टिकट चाहिए, आपको बाड़मेर से चाहिए, क्या सभी आपको चाहिए? तो उसकी जो लहजा था वो मुझे अखरा और मैंने बाड़मेर को छोड़ करके शिव से चुनाव लड़ने का मानस बना दिया। अभी कोई ऐसी कोई घटना हो जाएगी या दुर्घटना हो जाएगी और चुनाव लड़ लूं, परिसीमन बाकी है, पुनर्गठन पंचायतों का भी बाकी है, तो वक्त और सारी और लोगों को पूछे बगैर या समाज और जो सामान्य मतदाता हैं 36 कौम के, उन लोगों का और सारी कोई परिस्थितियां अच्छी रही तो कोई बना सकते हैं मानस। लेकिन एक हाँ चुनाव लड़ना वो मेरे दिमाग में नहीं है नहीं चल अभी। रहा है। लेकिन सिवाना के बाद में चौटन रिजर्व सीट से तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, लेकिन रूपाराम जी धंधे जो है जैसलमेर के विधायक रहे हैं सामान्य सीट से, मौका तो मिलना चाहिए संख्यात्मक रूप से प्रतिनिधित्व के लिए। देखिए, ये बात आपकी सही है। रूपाराम जी साहब हमारे बहुत सम्मानीय व्यक्ति है। उन्होंने जो पीएचडी में जो कार्य किया, छत्तीस वर्ग से जो तालमेल बना करके चले और अंततः चीफ सेक्रेटरी तक, सॉरी, चीफ इंजीनियर के पद तक पहुंचे और पहुंचने के बाद में जो उनका समाज में क्रेज था, और कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद कहूंगा कि सामान्य सीट से उन्होंने टिकट दिया और वहां संख्या भी कम है। जो मोटा जो वहां माइनस पॉइंट है कि संख्या कम होने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और लगातार वो चुनाव 3 लड़े, उसमें एक में सफल रहे। लेकिन ये निश्चित तौर और कांग्रेस ने भी क्यों दिया, इसलिए दिया कि 12 चुनाव कांग्रेस लड़ी, उसमें 1-2 को जीतने के सिवाय लगातार उन्होंने सामान्य राजपूत समाज के उम्मीदवार उतारे, उन्होंने सामान्य अल्पसंख्यक वर्ग को भी टिकट दी और उन्होंने और हमारे कल्ला जी रहे वो भी, उनको यूं करके पूरा अपना परीक्षण करने के बाद में जब सफलता की जो मात्रा थी वो कम कांग्रेस को रही, इसलिए उन्होंने दाव रूपाराम जी जैसे समाज के वरिष्ठ और एक जाने माने व्यक्ति पर दाव लगाया और वो सफल भी हुए उसमें। पहला संघर्ष कब शुरू किया? धरने प्रदर्शन जहाँ उदाराम जी ने झंडा गाड़ दिया वहां से उठते नहीं है, जहाँ तंबू गाड़ते हैं वहां बम्बू भी गाड़ते हैं, उठते नहीं है, जिद के पक्के। तो पहला संघर्ष आपको याद आ रहा? पहले तो हमारी ये थी कि हम सत्य की लड़ाई पर रहे हैं संविधान के माध्यम से, और हम लोगों को लगा कि यहाँ हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब तबके के संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, माता और बहनों और भाइयों के साथ में अत्याचार हुआ है। तो हमारी, मैंने 4 जो नाम गिनाए, ये 4 नाम जो हम अगुवाई करते थे और हमारे समाज का हमेशा सत्य के साथ में संविधान और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई के लिए जो जो जुल्म हुए, हमने सबसे बड़ा आंदोलन 1998 में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष रहते हुए मेरा और सभी लोगों का जो बाखासर का प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण में
हम लोगों ने बड़ा आंदोलन का, इससे पहले भी कई छोटी मोटी कई लड़ाइयाँ लड़ी, वो गिनती की नहीं है। लेकिन वहां से बड़ा, जिसमें बीबीसी लंदन ने मेरा इंटरव्यू लेना चाहा, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास मोबाइल तो उस वक्त आया था, इन्हीं गिने कोई धना सेठों के पास में कोई 5-10 होंगे, वो भी दूसरी टाइप के मोबाइल थे। हाँ, एसटीडी जरूर हुआ करती थी। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद में हमने जाति धर्म के खिलाफ कभी आंदोलन नहीं किया, हमने अपराधी के खिलाफ न्याय के लिए आंदोलन किया, और उसमें कोई भी अपराधी की जात नहीं होती है। और हमने बड़े आंदोलन किए और सक्सेसफुल रहे, और प्रशासन और पुलिस को ओबलाइज करके हम कभी, हमारे समय जो हमारी पूछ भी खूब होती थी, प्रशासन और पुलिस हमारे को हमेशा भी जब जब अपराध होते थे बहुत लाड प्यार से बोलाते, लेकिन उनको खुश करने की बजाय हमने हमारे पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने पर हमेशा टारगेट किया, और उसमें हम सफल रहे। और हम जब भी धरने या आंदोलन किया है हमारी पूरी टीम ने, दलित अत्याचार निवारण समिति ने, तो हम लोग हमेशा हमारे समाज के पीड़ित पक्ष को न्याय दिला करके जीत दिलाने के लिए ही बैठे, और आश्वासनों पर कभी नहीं उठे। एक आप गलीचा उद्योग में मेरा व्यापार में किया, प्रिंट, ये जो अपनी देसी प्रिंट है, आज बाड़मेर की जो प्रिंट है, एक हमारे सिंधी जो प्रिंट है अजरक, उस पर बड़ा विवाद हो रहा है। ये संस्कृति से जुड़ी हुई है हमारी, या ये केवल व्यापार का केंद्र है या राजनीति का केंद्र है? देखो, मैं एज एक कारीगर मैंने छपाई का काम किया था, चाहे अलीजर हो, चाहे बाड़मेर का प्रिंट हो, चाहे स्क्रीन प्रिंट गुजरात में जो मैं काम किया था, जैतपुर राजकोट जिले में। लेकिन जहां तक अलीजर का आपने प्रश्न किया, हमने तो एज ए मजदूर अपना पेट भरने के लिए उसकी प्रिंट किया था। लेकिन ये धर्म है अधर्म है, सही है गलत है, ये तो बड़े लोग इसका पैमाना नापते हैं। जैसे मैंने कल सामान्य मानवेंद्र सिंह जी साहब का भी इंटरव्यू सुना, वो उसमें बता रहे थे, वो लोग सुन रहे थे, लेकिन मुझे उस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना, ये धार्मिक है या धर्म है या, लेकिन ये तो हमारी पहचान है, संस्कृति, ये एक विशेष है। जैसे पट्टू यहाँ बनता है, ऐसे ही ये बाड़मेर की जो अपने चदर बनती है प्रिंट, ऐसे ही ये जो है दूसरी जगह नहीं है। देखो, मैं इसको समान की दृष्टि से देखता हूँ कि सामान्य मानवेंद्र सिंह जी जब यहाँ से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और अल्पसंख्यक वर्ग ने बहुत बड़ा उनको समर्थन दिया था, और वो वही जो क्या बोलते अजरक, जिसको इन्होंने बड़े प्रेम से जीता करके पहनाई थी, और वो अजरक काफी समय तक माननीय सांसद ने लोकसभा में गए तब भी पहन के रखी थी। इसलिए मुझे लगा कि वो तो एक सम्मान की चीज है, और बाकी तो कौन क्या जाने उसके बारे में, मुझे पता नहीं। कभी जातीय और धार्मिक उन्माद में आपने आंदोलन नहीं किया, आपका कभी नाम नहीं जुड़ा, आपका एकदम अन्याय के खिलाफ आंदोलन रहे? देखो, जातीय उन्माद करना हमारे वर्ग का रहा है नहीं। वो एक कहा था पुरानी के, शशिया मौस खाइस, तो उसने शशि ने बोला खरगोश ने कि मेरा खुद का बच जाए तो खूब है। तो हम जातीय उन्माद फैलाने के, हम तो हमारी इज्जत बचाने में लगे हुए थे, संविधानों की अधिकारों की रक्षा के लिए हम लड़ रहे थे। हम तो इतने सक्षम नहीं थे कि जातीय उन्माद फैलाएं। अब जातीय उन्माद कभी कोई फैलाते हैं तो जो करते हैं वो उनको मुबारक, लेकिन हम लोग जातीय उन्माद नहीं, हम तो सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए जो अच्छे लोग हैं उनका भी सम्मान करते हैं। हम लोगों को कई बार मुझे व्यक्तिगत गालियां, लेकिन मैंने कभी उनको वापस उस भाषा में जवाब नहीं दिया। एक बार माँ बहन की ज्यादा गाली दी, तब मैंने ये लिखा था उस व्यक्ति को और सोशल मीडिया पर कि मेरी माँ बहन को ये कुछ भी गाली दे, कैसी भी नजर से देखे, लेकिन जो गालियां देने वाले की माँ बहन मेरे लिए उतनी ही आदरणीय है जितनी मेरी सगी बहन और माँ है। तो हमारा तो ये सोच रहता हमेशा। जन्मदिन पर क्या आयोजन होने चाहिए आपके अनुसार? आयोजन तो मेरे समाज ने जब जब भी मेरे किए, और इस बार भी कई सामाजिक कार्यकर्ता और भाई बंद जो कार्यक्रम करना चाहते, लेकिन मैं हमेशा उनको रोकना चाहता हूं, और मैंने मना भी किया। मैं सिर्फ, मुझे सत्य साईं मूक बंधीर जो मंदबुद्धि बालक है, वो जो 100 से अधिक है,
और उनकी जो सेवा का, और मैंने देखा है तो पिछले कई वर्षों से मैं उनको हमेशा मेरे जन्मदिन पर मेरे जो खास सखा है उन लोगों के साथ जा करके उन बच्चों को खाना देने में मुझे आनंद की अनुभूति होती है। और स्वर्गीय मगराज जी पद्मश्री ने जो स्थापित की, मैं उनको पुनः आज के दिन याद करूंगा। उनका भी मुझे मार्गदर्शन मिला था 1981-80 में, जब मैं बाड़मेर में बीपीएल परिवार की हैसियत से यहाँ ट्रेनिंग लेने आया था, ये जो बाड़मेर प्रिंट की, तब माननीय मगराज जी यहाँ के नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से होती थी। उनका उससे लेकर के जब तक मैं प्रधान बना तब तक वो जीवित रही, मुझे हमेशा मार्गदर्शन करते थे और उनके माध्यम से ही मैं ये काम सीखा था बाड़मेर प्रिंट का। तो मगराज जी ने जो सत्य साई मूक मंदिर स्कूल की जो स्थापना की, अभी उनकी मूर्ति के अनावरण पर भी मैं उपस्थित रहा और बालिकाओं की छात्रावास का भी उन्होंने जो मगराज जी के परिवार ने जो जिम्मा उठाया है, मैं समझता हूं कि उससे पुण्य का काम नहीं, क्योंकि इतने लाचार जो प्रकृति की चोट से जो ग्रसित है, चाहे कान से नहीं सुन सकते, नाक से नहीं बोल सकते, मुंह से नहीं बोल सकते, जीभ उनकी बंद, उनके कान बंद, उनकी आंखें बंद, उन्होंने इस संसार को देखा ही नहीं, ऐसे लोगों की जो सेवा करने के लिए उसमें से एक व्यक्ति तो अभी नौकरी भी लग गया। ऐसे जो पुण्य का काम करते हैं, जिनसे हमें कोई स्वार्थ नहीं कि ये बड़े होकर के हमें कुछ देंगे। आज के जमाने में लोग 5 केला भी अगर भेंट करते हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना हम चाहता जाते हूँ, हैं वो शूट फोटो खिंचाए एक कपड़ा बगैर, करने के लिए बुलाते हाँ हैं बुलाते हैं आप लोगों को, सोशल मीडिया वालों को, कि आइए और हम ये दे रहे हैं। हाँ। तो उस व्यक्ति की कितनी बड़ी सोच रही होगी पद्मश्री मगराज जी की, कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया जिसमें लाचार और मूकबंधीर और जो मजलूम है उनको इस लाइन पे लाना, उनकी सेवा करना। और जो वो वहां पर जो अध्यापक हैं उनको भी मैंने देखा, कैसी औरतें जिनका कहाँ से आई है, बोल नहीं सकती, बिल्कुल ऐसी है जिनकी सेवा तो क्या करना, उनके पास भी बैठने से लोग कतराते हैं। ऐसे लोगों की जो सेवा कर रहे हैं उससे ज्यादा पुण्य का मैं काम नहीं समझता हूँ। इसलिए मैंने तय किया कि साल में एक बार उनका भोजन जरूर करने, मैंने कहा हम जरूर इतना तो करें, और मुझे वहाँ आनंद आता है, इसलिए मैं आज भी अभी वहाँ हमारे साथियों के साथ में जाऊंगा, परिवार के साथ में, और उनको भोजन करा के आएंगे। एक अंतिम सवाल, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज के जो लोग हैं, क्या करना चाहिए उनको ताकि सामाजिक एकता, जागृति, शिक्षा, अपने अधिकारों के लिए वो लड़ते रहे? उनको पहले तो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पहला जो हमारी मुक्ति का जो पॉइंट है या जो रास्ता है वो शिक्षा है। शिक्षा शरणी का दूध है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर कोई इंसान आगे बढ़ा है, एक को कल एक किसी व्यक्ति ने कहा कि ऐसी क्या चीज है जो हम देख तो यूज नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, तब किसी व्यक्ति ने कहा कि वो आज से कई 70-80 साल पहले जब एक व्यक्ति स्कूल में जाता है, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर 90 साल पहले, और वो उस मटकी रखी हुई थी पानी, उसको देख तो सकते थे लेकिन वो छू नहीं सकते थे। और फिर उन जो विपरीत परिस्थितियों में, अभाव में, गुलामी में, मतलब अमानवीय व्यवहार सहा उसने, खुद ने तो भोग लिया, हम लोगों को आजाद करने के लिए बहुत मेहनत करके, और हम लोगों को भारत का संविधान लिखने के वक्त उनको मौका मिला, तो हम आम आदमी को बराबरी का हक देने के लिए, विशेष करके महिलाओं को, तो आपने जो कहानी क्या करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, और हमें इस भारत के संविधान को सर्वोपरि मानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, सरकारी नौकरियों में जाना चाहिए, हमें एक अच्छे पढ़े लिखे के रूप में जनप्रतिनिधि बनना चाहिए। और बाबा साहब ने कहा था, एक दलितों, शोषितों, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग पूजा पाठ और मंदिर या ये मठ
या ये गुरुद्वारे नहीं है, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग उच्च शिक्षा, व्यवसाय बनाने वाले, रोजगार, उच्च आचरण और नैतिकता में निहित है। ये तुम्हारे गले में पड़ी हुई माला तुम्हें इस गरीबी और ये गुलामी की जंजीरों से मुक्ति नहीं दे सकता। इस प्रकार उन्होंने काफी बात कहते हुए अंत में लिखा कि ये धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं है। जो धर्म तुम्हें ऊंच और नीच के भाव पैदा करता है वो धर्म नहीं है, तुम्हें गुलाम बनाए रखने की साजिश है। तो इस प्रकार बाबा साहेब हमारे बहुत बड़े भगवान हैं। जो भगवान को मानते हैं, जो देवी देवताओं को मानते हैं, तो संविधान हमारा उनको पूजने की, अपनी इबादत करने की इजाजत देता है। मैं उसका किसी का विरोध या किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए और मेरे वर्ग जो हम आज इंसानियत का जीवन जी रहे हैं, उसके लिए बाबा साहेब से बढ़कर के कोई संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है और बाबा साहेब से बड़ा कोई हमारा भगवान नहीं है। बहुजन नेता उदाराम जी मेघवाल के साथ पूरी चर्चा आप जरूर देखें। एक बार पुनः उदाराम जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद।